हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पूनम चिकारा एंड वेलकम टू द न्यूबॉर्न स्पेस। और बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, ये हमारा सेकंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं कौन कौन से टॉपिक, इस बारे में आपको बता देती हूँ। व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हम कवर कर चुके हैं। सेल की डिस्कवरी किसने की, कैसे की, कब की, और सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ चुके हैं। और अब हम इससे आगे चलते हैं। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सेल वॉल, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, अब मैंने आपके सामने यहाँ पे ओपन किया हुआ है एक सेल, हमने प्लांट सेल ले रखा है। और ये प्लांट सेल ले रखा है, इसके चारों तरफ आपको ये दिख रहा है ग्रीन कलर का एक लेयर, और एक ग्रीन कलर का लेयर जो है वो क्या है, ये सेल वॉल है, ठीक है। ये सेल वॉल क्या होता है? देखो, पहली बात तो ये जो सेल वॉल होता है ये सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है। दूसरे, नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग होता है, और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो हमारी लिविंग थी, ठीक है। ये फ्रीली परमेबल होता है। अब फ्रीली परमेबल का क्या मतलब होता है? देखो, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, मैंने बताया था कि वो हमारी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। कैसे? क्योंकि उसमें कुछ ही चीजें हैं जो अंदर जा सकती हैं, बाहर आ सकती हैं। जबकि जो हमारी सेल वॉल है, इसमें से कुछ भी अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये किसी चीज की कोई रोक टोक नहीं करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिटरमाइन शेप ऑफ द सेल। देखो, जैसे हमारा हमने एनिमल सेल में पढ़ा, मतलब एनिमल सेल में जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो तरह से स्ट्रक्चर को डिसाइड करती है, सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करती है। ऐसे ही हमारे प्लांट सेल के अंदर जो इसके सेल के स्ट्रक्चर को जो डिसाइड करता है या फिर जो मेंटेन करता है वो हमारी सेल वॉल करती है, क्योंकि देखो सेल वॉल ही तो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना सेल की, इस वजह से। चलो आगे हम पढ़ते हैं प्रोटेक्ट कंटेंट ऑफ सेल। और सेल के अंदर जो भी ये कंटेंट है, आप देख रहे हो यहाँ पे जो पर्पल कलर में दिख रहा है हमारा न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, ठीक है, वैक्यूल दिख रहा है हमें व्हाइट कलर में, है ना। और ये हमारे जो रेड कलर में आपको दिख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं। तो इस तरह से जो हमें ये चीजें जो हमारी सेल वॉल के अंदर दिख रही हैं, इन सबको ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ये हमारा बना किससे होता है, यानी कि जो हमारा सेल वॉल है किससे बना हुआ होता है। सेल वॉल हमारा बना होता है सेलुलोज का, ठीक है, ये सेलुलोज का बना हुआ होता है। और सेल वॉल हमारे सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। और इसी वजह से जो हमारे प्लांट होते हैं, प्लांट हमारे थोड़े से रिजिड होते हैं, ठीक है। और जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, उनकी स्किन सॉफ्ट होती है। प्लांट की जो होती है हमारी थोड़ी रिजिड होती है, तो वो सेल वॉल की वजह से ही होती है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम सेल वॉल को हमने देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो देखो, सेल वॉल का सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है, अगर इन प्लांट्स ओनली, मैंने बताया था कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में ही मिलती है। जो हमारी सेल वॉल है ये हमारी सेल के बिल्कुल आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी ऊपर ही कवरिंग होती है। जबकि सेल मेम्ब्रेन क्या है कि हमारे जो एनिमल सेल होते हैं उनमें तो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, लेकिन जो प्लांट सेल होंगे उनकी आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं होगी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी ऊपर सेल वॉल होगी। तो इसलिए ये यहाँ पे सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल में। सेल वॉल जो हम बात कर रहे हैं वो नॉन लिविंग होती है, मैंने पहले बताया। जबकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिविंग होती है। सेल वॉल हमारी रिजिड होती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और सेल्यूलोज हमारा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। जबकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है। मैंने बताया भी था प्रीवियस वीडियो में, ये हमारी बैलून की तरह, जैसे एक बिल्कुल जैसे बैलून होता है ना, वो फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है, थिन होता है, बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन भी हमारी वैसे ही होती है। सेल वॉल हमारी होती है परमीबल होती है, मैंने बताया कि उसके अंदर से कुछ भी बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है, वो उस पर किसी चीज को कोई कंट्रोल नहीं होता है। जबकि हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि वो कुछ ही चीजों को अंदर जाने देती है और कुछ ही चीजों को वो मतलब अंदर और बाहर आने जाने देती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सेल वॉल है हमारी वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, जबकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हमारी लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, ठीक है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में भी। अब हमारी सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? सेल वॉल का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ, क्योंकि मैंने बताया कि वो आउटर मोस्ट कवरिंग है और वो रिजिड भी होती है, तो वो हमारे जो अंदर मटेरियल है सेल के उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है।
होल्स इनर कंटेंट, मतलब जो हमारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स हैं, सेल के अंदर हमारा जो उसके सेंटर में, सेल के सेंटर में हमारा न्यूक्लियस होता है, उस सबको ये होल्ड करके रखती है। और दूसरा काम क्या होता है हमारी सेल मेम्ब्रेन का, यानी जो पासेज होती है हमारे सेल के अंदर से बाहर, ठीक है, और सेल के बाहर से अंदर, यानी जो भी हमारा आना जाना हो रहा है चीजों का, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसमें हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हेल्प करती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस देखा है। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या है देखो, नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर रहे हैं अब हम। एक मिनट, देखो बच्चों अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस। जो ये न्यूक्लियस है हमारा, इसका पहले हम पढ़ते हैं डायग्राम। ठीक है, डायग्राम को स्टडी करने के बारे में आपको इजीली समझ में आएगा इसके पार्ट्स। तो न्यूक्लियस में हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है, जो कि हम यहाँ पे लिखा हुआ भी मैंने कि भाई एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। तो इस तरह से हमारा न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हुआ। और वैसे भी हमारे सेल के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड होता है। आपने एक चीज और भी देखी है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ये डिसकंटिन्यू है, यानी ये कंटिन्यू नहीं है, इसके बीच में पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और इन पोर्स का काम क्या होता है, इन पोर्स का काम होता है मतलब जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर से चीजों को साइटोप्लाज्म में ले जाना और साइटोप्लाज्म के अंदर से न्यूक्लियस के अंदर लेके आना। ठीक है, तो बच्चों ये काम है हमारे न्यूक्लियर पोर्स का। अब आप देख रहे होंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियस के अंदर आपको ये थ्रेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और थ्रेड स्ट्रक्चर होता क्या है, ये थ्रेड स्ट्रक्चर हमारा होता है क्रोमेटिन। ठीक है, अब ये क्रोमेटिन भी हमारा टू टाइप्स का होता है। आपको दिख रहा है कि एक तो बहुत ही लूजली पैक्ड है, जो लूजली पैक्ड है उसको हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, और जो बहुत ही डेंसली पैक्ड है यानी कि जो हमारा बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, जो हमारा ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है। अब न्यूक्लियस सेल के अंदर एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और इसका काम होता है मतलब राइबोसोम्स को बनाना। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन को बनाना। ठीक है, तो चलो बच्चों ये हमारे डायग्राम के बारे में स्टडी होगी है। अब इसके बारे में पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा हमें। तो न्यूक्लियस होता है हमारा एक सेलुलर कंपोनेंट होता है। ठीक है, और ये हमारे बिल्कुल मैंने बताया सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है। इसका साइज लार्ज होता है, यानी थोड़ा सा हमारा ये हम माने तो सेल का एक लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे हमने न्यूक्लियस के डायग्राम के बारे में स्टडी की, इसके कुछ हमने पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे, एक है न्यूक्लियर एनवेलप एंड एक है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि 2 लेयर्स का बना हुआ होता है। पहली बात, एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। दूसरी बात क्या है कि जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है जिसके अंदर क्रोमेटिन पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, तो वो किसमें पड़ा हुआ है, वो एक लिक्विड टाइप मटेरियल के अंदर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब उस न्यूक्लियोप्लाज्म को ये जो मेम्ब्रेन है क्या करती है, कवर करती है। और क्या करती है, न्यूक्लियोप्लाज्म को एंड साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है। ठीक है बच्चों, तो ये काम हो गया हमारा न्यूक्लियर एनवेलप का, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। दूसरी बात क्या है कि जो पोर्स मैंने दिखाए थे डायग्राम में, आपने देखा कि जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो कॉन्टिन्यू नहीं थी, उसमें कुछ पोर्स थे। उन पोर्स का काम क्या होता है कि साइटोप्लाज्म से मटेरियल को अंदर और बाहर करना। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में ले जाना और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में लेके जाना, तो ये सारे काम होते हैं। ओके, तो ये हमने सब पॉइंट्स कवर कर लिए हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में मैंने बता ही दिया है कि वो हमारे लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है, यानी एक एक्वस मीडियम टाइप होता है। ठीक है, जो कि हमारा कवर्ड होता है जिससे न्यूक्लियर एनवेलप से। तो ये सब चीजें मैंने कवर कर ली है यहाँ पे अच्छे से, डायग्राम में भी बता दिया था और यहाँ पे भी मैंने डिस्कस कर लिया है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो न्यूक्लियोप्लाज्म हमारा मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है इसके अंदर न्यूक्लियोलस एंड एक होता है क्रोमेटिन मटेरियल। यही मैंने दिखाया था आपको डायग्राम में भी। तो न्यूक्लियोलस क्या है, देखो पहले न्यूक्लियोलस के बारे में जानते हैं। पहली बात तो न्यूक्लियोलस जो होता है हमारा वो मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर एक भी हो सकता है, मतलब सिंगल हो सकता है और सिंगल से ज्यादा भी हो सकता है, यानी कि मोर देन 1 भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि वो 1 भी हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकता है।
दूसरी बात हमारा क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस का काम है, न्यूक्लियस करता क्या है, न्यूक्लियस हमारा राइबोसोम्स बनाता है और राइबोसोम्स क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है, जो कि हमारे सेल के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी बात हम करते हैं क्रोमेटिन मटेरियल की। तो मैंने पहले दिखाया भी आपको डायग्राम में कि क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है। क्रोमेटिन मटेरियल धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और उसके मैंने मतलब कि टू टाइप्स के दिखाए थे क्रोमेटिन मटेरियल को भी, एक लूजली पैक्ड था और एक कंडेंसली पैक्ड था, यानी कि बहुत ही क्लोजली पैक्ड था। तो मैंने दिखाया था आपको दोनों, एक डार्क कलर में दिखाई दे रहा था और एक लाइट कलर में दिखाई दे रहा था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने बात करी एक बात बताऊंगी, जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो एक थ्रेड स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ होता है, कब, सेल के नॉर्मल डेज में, लेकिन जब सेल को डिवाइड करना है, जब सेल को डिवाइड करना है तो क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में नहीं पड़ा हुआ होता है, बल्कि वो कंडेंस्ड हो जाता है और वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो कहने का मतलब क्या है कि जब सेल में वो नॉर्मली पड़ा हुआ है क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में, यानी कि जब वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में पड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। लेकिन जब सेल के डिवीजन का टाइम आता है, सेल डिवाइड करती है, माइटोसिस करती है या फिर मियोसिस करती है, क्योंकि सेल हमारे टू टाइप से डिवाइड होती है, माइटोसिस से एंड मियोसिस से, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो जब सेल का डिवीजन का टाइम आता है तो एक क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम हमें कब दिखाई देते हैं, जब सेल डिवाइड होता है, ठीक है बच्चों। तो ये वाली बात हमें समझ में आ गई अच्छी तरह से। यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं आगे क्रोमोसोम के बारे में कि व्हाट इज क्रोमोसोम। चलो देखो क्रोमोसोम के बारे में देखते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं, मैंने पहले बताया कि हमारा जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, लेकिन जब क्रोमोसोम बन जाएंगे तो वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ठीक है, और ये सिर्फ हमारे ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ही दिखते हैं सिर्फ। अब हम बात करते हैं कि सेल जो हमारा जो हमारा क्रोमोसोम बना हुआ है तो वो हमारे टू कंपोनेंट से बना हुआ है, डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। अब पहले हम डायग्राम में देखते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो दिखाई दे रहे हैं क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। तो क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या, सेल डिवाइड होने की स्टेज पे है। ये क्रोमोसोम मैंने बाहर निकाल के दिखाया हुआ है आपको पर्पल कलर में। ये क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, इस चीज को हम देखते हैं। क्रोमोसोम के अंदर हमारी दो चीजें हैं, मैंने दिखाया भी यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम में आप देख पा रहे हैं, एक डीएनए है एक प्रोटीन है। तो डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। तो जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड प्रोटीन की होती है हिस्टोन प्रोटीन। तो जो प्रोटीन है हमारा उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और जो हमारा डीएनए उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, और इसलिए ये अपोजिट चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो हमारा डीएनए होता है वो प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है, और लिपटा हुआ होता है तो हमारा ये स्ट्रक्चर बनाता है। और देखो आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे कि हमने दो रस्सियां लेकर उनको आपस में लपेट दिया हो, इस तरह से आपको ये डीएनए दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डीएनए जो दिख रहा है, डीएनए के बारे में मैंने आपको बता दिया, और ये किस तरह से बंधे हुए होते हैं प्रोटीन और हमारा डीएनए, वो दोनों यहाँ पे देखो कुछ कुछ हमें स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, डायग्राम में। तो चलो हमने डीएनए के बारे में और प्रोटीन के बारे में जाना, लेकिन अभी हमारी एक चीज और है कि डीएनए बना हुआ किससे है। डीएनए, हमारे डीएनए के अंदर क्या होता है, तो डीएनए के अंदर होते हैं जीन्स। अच्छा, क्या पूरा डीएनए जीन्स होता है, यानी कि हमारे जो पूरा डीएनए आपको दिख रहा है, तो क्या इस पूरे डीएनए को जीन्स होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डीएनए के कुछ पार्ट्स में ही, यानी कुछ सेगमेंट्स में ही जीन्स होते हैं। और जीन्स का काम क्या होता है, जीन्स का काम होता है इंफॉर्मेशन को, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करना। जैसे कि हमारे पेरेंट्स से कुछ गुण हमारे अंदर आए हैं, तो वैसे ही जो हमारे डीएनए के जिस पार्ट में, जिस सेगमेंट में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है, उसने इंफॉर्मेशन रखी हुई है जिस पार्ट में हमारे डीएनए के में, यानी कि डीएनए के जिस पार्ट में इंफॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं जीन्स, ठीक है। तो जीन्स का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। तो यहाँ पे बोला हुआ भी है कि फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। तो पूरे डीएनए को हम जीन्स नहीं बोलेंगे, डीएनए के कुछ ही पार्ट्स को जीन्स बोलेंगे जिसमें इंफॉर्मेशन है, सिर्फ वही पार्ट जीन्स होता है, ठीक है बच्चों। चलो यहाँ पे हमने कवर कर लिया, यहाँ पे समझ लिया हमने कि व्हाट इज क्रोमोसोम। अब हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, ये बहुत ही इजी है। देखो साइटोप्लाज्म हमारा सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रही है डायग्राम में, और बीच में हमारा न्यूक्लियस दिख रहा है। तो जो हमारे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो ये मटेरियल आपको दिख रहा है, लिक्विड टाइप मटेरियल यानी एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो दिख रहा है ग्राउंड सब्सटेंस यानी एक्वस टाइप होता है, लिक्विड टाइप होता है, इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे सेल का मेन पार्ट होता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलो ये साइटोप्लाज्म के बारे में यहाँ पे जान लिया, अब हम आगे मूव करते हैं। हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का पहले हम डिफरेंस पढ़ते हैं। पहले तो इनका मीनिंग समझते हैं कि व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मीनिंग होता है पुराना यानी प्रिमिटिव, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो पुराना न्यूक्लियस, तो ये जो सेल है ये हमारे कैसे होते हैं, जिनके अंदर पुराने टाइप का न्यूक्लियस होता है। पुराने टाइप का न्यूक्लियस मतलब जब हमारी यानी अर्थ के ऊपर लाइफ बननी स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे किस तरह के न्यूक्लियस सेल में पाए जाते थे, तो पुराने टाइप के न्यूक्लियस होते थे। उसी टाइप के जो सेल होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि पुराने टाइप के सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल यानी जब हमारा इवोल्यूशन होता गया धीरे धीरे तो हमारे यूकैरियोटिक सेल आए। और इस सेल के अंदर क्या खास बात थी, इनके अंदर खास बात ये थी कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइन होता है। वेल डिफाइन से मीनिंग क्या है कि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से अलग दिखाई देता है। और वो अलग दिखाई कैसे देता है, ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस अलग कैसे दिखाई देता है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से वो साइटोप्लाज्म से अलग दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे जो मेन डिफरेंस है वो हमारा दोनों का यही है, प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का, कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो साइज क्या प्रोकैरियोटिक सेल का 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। और माइक्रो का मतलब क्या है, माइक्रो मतलब है 10⁻⁻⁶। और जो हमारे यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो है 5 to 100 माइक्रोमीटर। अब मैंने पहले समझा चुकी हूँ आपको कि देखो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और जो हमारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मीनिंग क्या है, जिस न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो वेल डिफाइंड है और जिसके ऊपर नहीं होगी वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो जब सोचो कि जो न्यूक्लियस जो हमारा न्यूक्लियर प्लाज्म है उसके ऊपर अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियर प्लाज्म तो हमारा फ्रीली पड़ा रहेगा ना और वो साइटोप्लाज्म के साथ में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। जो कि हमारा यूकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता है, न्यूक्लियर प्लाज्म सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस हमारा इसमें एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि मैंने यूकैरियोटिक में बात करी थी कि न्यूक्लियस एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे एब्सेंट लिख दिया, ये गलत है, इसको ठीक कर लेना, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया, और यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में एग्जांपल की बात करें तो प्रोटिस्टा होता है, फंजाई होता है, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में हमने ये सब चीजें कवर की हैं। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम सिंगल होता है, क्योंकि आप सोच सकते हो कि इसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है यानी क्रोमैटिन मैटेरियल है वो वैसे ही साइटोप्लाज्म में मिक्स हुआ पड़ा है तो उसमें सिंगल ही होगा। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे क्रोमोसोम की, यूकैरियोटिक सेल में अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ पे मोर देन 1 भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में स्टडी करी। अब हम आगे मूव करेंगे। हम यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम। यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल के डायग्राम को बहुत अच्छे से समझते हैं। देखो ये हमने दे रखा है यूकैरियोटिक सेल का फिगर दिखा रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का दिखा रखा है। हम बाहर से स्टार्ट करते हैं यानी कि आउटर मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं डिफरेंस को देखना। देखो यहाँ पे एक सिंगल लेयर दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, जो ये सिंगल लेयर है ये क्या है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी किस होती है, एनिमल सेल में होती है। और सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में नहीं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों में होती है। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई और कवरिंग नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा एनिमल सेल है, और अगर इसके ऊपर सेल वॉल और होती तो इसका मतलब ये प्लांट सेल हो जाता, ठीक है। अब इधर देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल वॉल भी है, और प्लस में एक और लेयर दिखाई दे रही है हमारी ब्लू कलर में जिसे हम बोलते हैं कैप्सूल। तो यहाँ पे हमारी 3 लेयर्स हुई, ठीक है। तो ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं, ये कैप्सूल्स होते हैं। दूसरा आप चेंज यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑर्गेनिक मतलब जो हमारे ऑर्गेनल्स पड़े हुए हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन भी हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी आपको डबल मेम्ब्रेन या फिर ऑर्गेनल्स यहाँ पे सही से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक डिफरेंस हो गया। एक और डिफरेंस की अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस वेल दिखाई दे रहा है, मतलब आप साफ साफ देख पा रहे हो कि ये हमारा न्यूक्लियस है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है हमारा एक डबल मेम्ब्रेन है।
और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो न्यूक्लियस है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म के साथ में पड़ा हुआ है मिक्स होकर के, उसके ऊपर कोई भी लेयर आपको, कोई भी मेम्ब्रेन आपको दिखाई नहीं दे पा रही है, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस हुआ यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। तो डायग्राम भी हमने समझ लिया है और इनके डिफरेंस को भी हमने समझ लिया है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनल्स, और इसको हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। और अगर बच्चों आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, आप ये हेल्प कर पा रही हो स्टडी में, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।